Hello everyone, welcome to our YouTube platform Concept and Fact of Life Sciences. Today in this video, we are going to discuss about the electron transportation chain. In our previous video, we have already discussed about the cellular respiration, which is of two types. One occurs within the cytoplasm through the glycolysis, while the other occur within the mitochondrial matrix through the cycle which is known as TCA or the Krebs cycle. तो आज बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन के बारे में. This electron transportation chain, this is also known as oxidative phosphorylation. It is also known as oxidative phosphorylation. तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है फॉस्फोराइलेशन. तो ऑक्सीडेशन एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी और टू कैरी आउट द फॉस्फोराइलेशन. अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है उसकी बात कर लेते हैं. तो ये जो अपने को डायग्राम दिख रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन. इसको समझने की कोशिश करते हैं. वी आर हैविंग साइटोप्लाज्म आउटसाइड द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. एज वी नो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल. इट इज हैविंग ए आउटर एंड ए इनर मेम्ब्रेन. So outside the outer membrane, we are having the cytoplasm. We are having our outer mitochondrial membrane. We are having inner mitochondrial membrane. Between the outer and inner mitochondrial membrane, we are having the perimitochondrial space. Now, inside the inner mitochondrial membrane, we are having the mitochondrial matrix. Now, on inner mitochondrial membrane, जैसा कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं, there is a presence of 5 important protein complexes. These are complex 1, 2, 3, 4 and complex 5, which is also known as ATP synthase, which carries out the process of electron transportation chain. अभी किस तरीके से होता है बात करते हैं one by one. We are having complex 1. It is also known as NADH ubiquinone. This is the ubiquinone. It is NADH ubiquinone ऑक्सीडोरिडक्टेज. सो यहाँ पे जो NADH यहाँ होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, वहीं जो FADH है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 2 को. जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन और इन द फॉर्म ऑफ TCA साइकिल दैट जनरेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH2 as well as in the form of FADH2, and both of these processes they occurs within the mitochondrial matrix. तो mitochondrial matrix के अंदर अपने पास में NADH और FADH के फॉर्म में एनर्जी है, बट जो एनर्जी करेंसी सेल यूटिलाइज करता है वो यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन एक ऐसा सिस्टम है जो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है. तो इस फॉर्म में एनर्जी अपने पास अवेलेबल है, इसको कन्वर्ट करना है अपने किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में. फॉर दिस वी आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन. इनके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस अपन ने पढ़ा था, दैट वाज आल्सो जनरेटिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 2 NADH2 that can be sent to the mitochondria through 2 differentiated malate aspartate shuttle or the glycerol 3-phosphate dehydrogenase shuttle. तो वो एनर्जी भी कहां आ रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आ रही थी, और माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर एनर्जी इनटू द एटीपी बिकॉज दे आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन ऑन देयर इनर मेम्ब्रेन. नाउ कॉम्प्लेक्स 1 अपन ने डिस्कस कर लिया. जो NADH है दे विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स 1. NADH2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा NAD के अंदर. दे विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन होगा, FMN कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 में. जब ये वापस से ऑक्सीडाइज होगा, इट विल लीव द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन अप बाय द FES कॉम्प्लेक्स. FES से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यूबिक्विनोन के पास में. तो ये कहानी हुई कॉम्प्लेक्स 1 की. FADH2 they will give their electron to the complex 2, and the speciality of this complex 2 is that remaining all of these 4 complexes they are transmembrane. तो membrane की दोनों तरफ है, but the complex 2 it only remain attached toward the inner side of the inner mitochondrial membrane, so it is not a transmembrane
कॉम्प्लेक्स। सेकेंड थिंग जो अपन ने वहां पे पढ़ा था, वी आर हैविंग द स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्रेब्स साइकिल जब अपन ने पढ़ी थी, अपन ने कहा था इट इज द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ना रह करके कहां रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहता है, जो कन्वर्ट कर रहा था क्या, सक्सिनेट को फ्यूमरेट के अंदर। सो इट इज ए FADH स्पेसिफिक, FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 2 को और ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ FAD। इलेक्ट्रॉन लेगा FMN, रिडक्शन हो जाएगा FMNH2 के अंदर। जब ये वापस से ऑक्सीडाइज होगा, दे विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू द FES एंड FES विल ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनॉन। अब यूबिक्विनॉन इट इज ए डेराइव्ड लिपिड, ये एक डेराइव्ड लिपिड है जिसे अपन पॉलीटर्पीन भी कहते हैं। So it is able to move from this complex to this complex and this complex to this complex. It will take the electron from both of these complex and will transport the electron towards the complex 3. Now this complex 3, it is called as the cytochrome BC1 complex. It is the cytochrome BC1 complex. They are having the cytochrome B, FES and C1 component. The electron will be taken up by the cytochrome B, move towards the cytochrome C1 through the FES complex. Then these electron will be taken up by the cytochrome C. Now cytochrome C, it is the only mobile protein. We are saying mobile protein, and we are also using the term only mobile protein of electron transportation chain, because all of remaining these protein complexes, they are static. चाहे अपन कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 या 5 की बात करें, these are static complexes, while the mobile protein in the electron transportation chain is complex C, which can move, cytochrome C, which can move from complex 3 to complex 4. So it will take the electron from cytochrome C1 and will transport the electron towards the cytochrome A1. This complex 4, it is also known as cytochrome oxidase complex. It is the cytochrome oxidase complex. So it will be the electron will be taken by the cytochrome A1, will move towards the cytochrome A3. A3 से जो इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे आपके ऑक्सीजन के ऊपर। एट ए टाइम अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो साथ में क्या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 2H+ आयन. So it will be converted into the 1H2O molecule. So in this way there is a transportation of electrons. तो यहां पे पहला प्रोसेस जो अपन कह रहे थे ऑक्सीडेशन का, वो कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया ऑक्सीजन ने और कन्वर्ट हो गया H2O। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है NADH से और एंड अप हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, और जो कन्वर्ट हो रहा है H2O में। नाउ द कॉम्प्लेक्स FADH, दे विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स 2। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो काम में नहीं आएगा। जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन वे स्टार्ट होगा FES से यूबिक्विनॉन, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। सो इन दिस वे देयर इज ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब द एनर्जी विच इज जनरेटेड थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू translocate the H+ ion against their concentrational gradient. तो जितने भी आपके जितने भी आपके ट्रांसमेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स हैं, इनके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है, दे कैन बी ट्रांसलोकेटेड इनटू द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन से जो एनर्जी जनरेट की है उसी को आप यूज कर रहे हो, और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, यू आर transporting the H+ ion from each of this, from each of this complex you are transporting 4 H+ ions from mitochondrial matrix to the perimitochondrial space. तो एक कॉम्प्लेक्स से 4 H+ आयन का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, एंड दिस इज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट H+ आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अगर बात करें NADH की, तो टोटल नंबर ऑफ H+ आयन कितने ट्रांसलोकेट होंगे, 4, 8, 12। कितने टोटल H+ आयन ट्रांसलोकेट हुए,
12H प्लस आयन। और वहीं अगर अपन बात करें FADH से, तो ये कॉम्प्लेक्स काम में नहीं आएगा। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली, सो देयर इज अ ट्रांसलोकेशन ऑफ 4 + 4 8H प्लस आयन into the perimitochondrial space. Now when these H plus ion, they comes from their higher concentration to the lower concentration through a pump which is called as ATPase or ATP synthase. It is ATP synthase. It is a type of pump. अगर अपन आगे पढ़ेंगे, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ पंप, F टाइप, P टाइप। तो F टाइप का एक पंप होता है, सेल बायोलॉजी के अंदर बात करेंगे अपन, ट्रांसपोर्टर पढ़ेंगे तब। सो इट इज ए टाइप F टाइप ऑफ पंप जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। व्हेन दीज H प्लस आयन दे कम्स डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द special type of pump which is called as ATP synthase, they converts or they utilize the energy of these H plus ion to add inorganic phosphate onto the ADP to generate the energy in the form of ATP. So जब 12 H plus ion translocate हो रहे हैं into the mitochondrial matrix back from the perimitochondrial space, then there is a generation of 3 ATP. तो 12 H प्लस आयन से कितनी एटीपी बन रही है? 3 एटीपी बन रही है। तो आपसे पूछ लें कि एक एटीपी के लिए आपको कितने H प्लस आयन चाहिए, तो अपन कह सकते हैं वी रिक्वायर 12 से 3 बन रही है, तो एक के लिए कितनी चाहिए? वी रिक्वायर 4 H प्लस आयन फॉर द जनरेशन ऑफ 1 एटीपी एनर्जी। सो इसीलिए अपन यहां कह रहे हैं कि जब ये 8H plus ion when they moves down their concentration gradient through the ATP synthase, तो यहां 3 की बजाय कितनी एटीपी बनेगी? 2 एटीपी बनेगी, क्योंकि 12 से 3 बन रही है, तो 8 से 2, एक के लिए अपने को चाहिए 4। इसलिए अपन कहते हैं इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन फ्रॉम 1 NADH molecule we will get 3 ATP and from 1 FADH molecule we will get 2 ATP एनर्जी। सो इस तरह से अपन एनर्जी बजट भी निकाल सकते हैं। और क्यों अपन ये कहते हैं कि एक NADH से 3 ATP मिलती है और एक FADH से 2 ATP? क्योंकि जब NADH की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 से कहानी शुरू होती है, 12 H प्लस आयन ट्रांसलोकेट होते हैं, और अगर FADH की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 2 से स्टोरी स्टार्ट होती है, एंड देयर इज ओनली ट्रांसलोकेशन ऑफ 8H प्लस आयन, और 8H प्लस आयन से आपको 2 ATP एनर्जी ही मिल पाएगी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन दोनों हो रहा है। ऑक्सीडेशन तो इन कॉम्प्लेक्स तक, और जब इस ऑक्सीडेशन एनर्जी को यूज करके अपन ने H प्लस आयन ट्रांसलोकेट किए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देन दीज H प्लस आयन व्हेन दे कम बैक down their concentration gradient through the F type pump, there is a generation of ATP or there is a phosphorylation. So there is a oxidative phosphorylation. Next topic is redox potential. In electron transportation chain, the movement of electron always occurs from the low redox potential to the high redox potential. Suppose the NADH का जो redox potential है वो around रहता है -0.32 और ऑक्सीजन का रहता है 0.88। अब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज होती है? वी कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा G इक्वल्स -NF डेल्टा E। तो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। सो द वैल्यू ऑफ N इज 2 बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is transporting through the electron transportation chain. F is the Faraday constant and the value is 12,600. Delta E, if we talk about the delta E, it is the difference of redox potential. E final जो है वो कितना आ रहा है? 0.88 और इनिशियल कितना है? -0.32 है, तो ये हो जाएगा -0.32 माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये निकल करके आएगा 1.20। अब जो आपके वैल्यूज हैं इसको इस फॉर्मूला में रखते हैं अपन। तो डेल्टा G कितनी निकल के आएगी? ये निकल के आएगी आपके N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2,
एफ फैराडे कांस्टेंट 12600 और जो वैल्यू है आपकी डेल्टा ई की ये है 1.20। तो यहाँ पे जो अराउंड वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी अराउंड 30 वी कैन से 1000 किलो कैलोरीज और सॉरी 30,000 कैलोरीज और वी कैन से इट इज 30 किलो कैलोरीज। Now theoretically the energy which is required to generate one ATP molecule it is 7.3 kilocalorie. So for the generation of 3 ATP we require around by the transportation of 2 electron we are having the transportation of 2 electron from NADH to the oxygen we are getting 3 ATP energy. So for generation of 3 ATP energy we require the energy around 21.9 kilocalories and the remaining energy it will be lost in the form of heat. So again during this process again there is a loss of energy in the form of heat. Another concept it is the PO ratio. Now, P means the phosphorylation, O means the oxygen. How much oxygen it will be consumed to generate one ATP molecule. कितने ऑक्सीजन एटम कंज्यूम होंगे एक ATP जनरेट करने के लिए? The mitochondrial oxidation of NADH, the PO ratio is 3. रेशियो क्या है? 3 है because we are getting 3 ATP for the expense of 1 oxygen atom. एक ऑक्सीजन एटम की कंजप्शन पे अपने को 3 ATP equivalent energy मिल रही है. So mitochondrial PO ratio for oxidation of NADH it is 3. Next concept it is of uncouplers. Now uncouplers they uncouples the oxidation process from the phosphorylation process. Oxidation phosphorylation दो process हो रहे हैं. Oxidation that is the transportation of electron and phosphorylation that is the conversion or the addition of inorganic phosphate onto the ADP. So यहाँ पे दो process है oxidation और phosphorylation. Now ये uncouplers इस oxidation को phosphorylation से अलग कर देते हैं. मतलब oxidation तो होगा but phosphorylation नहीं होगा and the energy it will be generated in the form of heat. करते क्या है ये uncoupler? They generally forms the pore onto the mitochondrial membrane. So these H plus ion instead of coming through the pump they will directly come back into the mitochondrial matrix from or through these pores which are generated by these uncouplers. So transportation electron हो रहा है, oxidation हो रहा है, but phosphorylation नहीं हो रहा and the energy जो आपकी ATP के फॉर्म में बननी चाहिए थी वो अब हीट के फॉर्म में जनरेट हो जाएगी. सो दे अनकपल्स द ऑक्सीडेशन फ्रॉम द फॉस्फोराइलेशन. बात करें केमिकली तो वैलिनोमाइसिन है और 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है. दीज आर द अनकपलर्स. और कुछ फिजियोलॉजिकल कंपाउंड भी होते हैं जो अनकपलिंग का काम करते हैं लाइक ब्राउन फैट विच इज फाउंड इन केस ऑफ न्यूबॉर्न एंड द थायरॉक्सिन हार्मोन. अब दोनों की जरूरत किसके लिए है? दे रिक्वायर फॉर द थर्मोजेनेसिस. आगे अपन पढ़ेंगे. एक होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एक होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. मींस बॉडी को हीट की जरूरत होती है तो उस कंडीशन में जो ब्राउन फैट या थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं ये अनकपलर रिएक्शंस कैरीड आउट करते हैं जिससे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ना मिलकर के हीट के फॉर्म में मिलती है और बॉडी को एक प्रॉपर हीट या एनवायरनमेंट मिलता रहता है. साथ ही वी आर ऑल्सो हैविंग सम इनहिबिटर्स. बिफोर गोइंग टू द इनहिबिटर्स एक टॉपिक छोटा सा अपने से रह गया था, दैट इज द ATP ADP exchanger. So we are also having another molecule onto the mitochondrial inner membrane that is called as ATP ADP exchanger. अब आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा लिया माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पर. यू आर हैविंग द एटीपी विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. आपको भेजना है उसको साइटोप्लाज्म में. सो फॉर दिस देयर इज ए एंटीपोड सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज एटीपी एडीपी एक्सचेंजर. ये क्या करता है?
3 एडीपी अंदर ले आएगा, 3 एटीपी बाहर भेज देगा, मतलब जितने एडीपी अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा उतने ही एटीपी बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, ताकि नेक्स्ट राउंड के लिए अपने पास में एडीपी मौजूद रहे और जिस सेल को जरूरत हो वो एटीपी भी ले सके, क्योंकि इट विल ट्रांसपोर्ट द एटीपी इनटू द सेल साइटोप्लाज्म. So we are also having some inhibitors of electron transportation chain, like जो रेटिनॉन और अमाइटल होता है, इट इज द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 जिसे अपन कहते हैं NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडक्टेज. मैलोनेट, इट इज द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 which is known as FADH ubiquinone oxidoreductase. Antimycin and British anti-levisite, these are the inhibitors of complex 3 which is also known as cytochrome BC1 complex. Cyanide is the inhibitor of complex 4 which is also known as the cytochrome oxidase. And the atractyloside, it is the inhibitor of ATP ADP exchange. So in this way, there is a electron transportation chain which occurs on the inner mitochondrial membrane, and the function is to convert the other form of energy, that is NADH2 and FADH2, into the usable form, that is the ATP. Thank you very much.